देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको हम डिफाइन करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फंड्स और फाइनेंस टू ए बिजनेस कंसर्न आइदर टू स्टार्ट इट, expand it, update it और modernize it। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है या फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती है जिसकी ज़रूरत किस लिए होती है? बिजनेस को फंड प्रोवाइड करने के लिए, बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, फैला सकें, अपडेट कर सकें, ठीक है, या मॉडर्नाइज कर सकें। तो इसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है। तो उस पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अपने बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड हम कौन कौन से सोर्सेज से कर सकते हैं? उससे पहले ये जानिए कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। विदाउट फंड्स, विदाउट मनी, विदाउट फाइनेंस it is not possible to run our business efficiently। बिना पैसे के हम अपने बिजनेस को एफिशिएंटली जो है रन नहीं कर सकते। जैसे हमारे शरीर में खून है, उसी तरीके से बिजनेस में फाइनेंस ब्लड का काम करता है, वो बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से कंपनी आम तौर पे फंड का अरेंजमेंट करती है? कौन कौन से तरीके, कौन कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल करती है अपनी कंपनी को फंड्स या फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए? जो मेन कंपनी जो है मेथड अडॉप्ट करती है फंड का अरेंजमेंट करने के लिए, पहला जो सोर्स है वो है इशू ऑफ शेयर। कंपनी मार्केट में नए शेयर इशू कर सकती है। इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी जो है मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर इशू कर सकती है या प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। ये एक तरीका है जिससे कंपनी अपनी जो है फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, पैसे का इंतज़ाम कर सकती है। अब दूसरा कौन सा सोर्स है? दूसरा है कि कंपनी मार्केट में नए डिबेंचर इशू कर सकती है। इशू ऑफ न्यू डिबेंचर्स, मार्केट में कंपनी नए डिबेंचर इशू कर सकती है। ये भी एक तरीका है पैसे का इंतज़ाम करने का, ठीक है। और तीसरा तरीका कंपनी कौन सा अडॉप्ट कर सकती है? कंपनी जो है बैंक से लोन ले सकती है। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से कंपनी जो है लोन ले सकती है। अब कंपनी जो है बैंक से तीन प्रकार का लोन लेती है। एक होता है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। दूसरा जो लोन लेती है कंपनी बैंक से वो होता है मीडियम टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन। और तीसरा जो लोन होता है वो होता है शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। तो तीन तरह के लोन जो है कंपनी बैंक से ले सकती है। अब चौथा तरीका क्या है? चौथा कौन सा सोर्स है जिससे कंपनी अपनी फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा करती है? वो है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स, एक कंपनी जो है पब्लिक से डिपॉजिट्स इनवाइट कर सकती है। पब्लिक से डिपॉजिट इनवाइट करने का मतलब होता है हम कंपनी क्या करेगी, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगी, मैगजीन्स में या टीवी में या कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट देके पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि वो पब्लिक जो है आए और उसकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे। जितना वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी उनको प्रॉमिस करती है कि उस पर वो उनको हाई रिटर्न देगी या ज़्यादा इंटरेस्ट देगी, ज़्यादा ब्याज देगी। तो कंपनी चौथा तरीका अपना क्या सकती है कि पब्लिक डिपॉजिट्स इनवाइट कर सकती है, जिसको हम पीडीज बोलते हैं, पीडीज कहते हैं इनको, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ये चार तरीके हैं जिससे कंपनी अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। दीज आर फोर मेन सोर्सेज जिससे एक कंपनी अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, अपनी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की नीड्स को पूरा करती है। दीज आर द मेन फाइनेंसिंग सोर्सेज फॉर ए कंपनी। इनको बोलते हैं मेन फाइनेंसिंग सोर्सेज ऑफ ए कंपनी। 1, 2, 3 एंड 4 इनको मेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं या मदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं या प्रिंसिपल फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो इन एक्टिविटी से अराइज होती हैं, यानी उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसकी जो मदर एक्टिविटी है उसके विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पहली जो मेन सोर्स होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का वो होता है इशू ऑफ शेयर। एक कंपनी मार्केट में नए शेयर बेच के अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। कंपनी बेसिकली दो तरीके के शेयर इशू करती है, एक इक्विटी शेयर, एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है और दूसरा कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। दो तरीके के शेयर कंपनी इशू करती है। तो ये जो मेन एक्टिविटी है, ये जो मदर एक्टिविटी है, अगर आपको ये मदर मेन एक्टिविटी याद है तो आप इस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को अपने आप डिराइव कर सकते हैं। यानी अगर इफ़ यू नो द मदर एक्टिविटी ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, you can derive other activity from this mother activity which are called child activities। अगर हम शेयर इशू करेंगे तो इसकी पहला चाइल्ड कौन सा होगा? अगर हम शेयर इशू करेंगे तो ये जो मदर एक्टिविटी है इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन सा होगा? फर्स्ट चाइल्ड होगा कि हम जिनको शेयर बेचेंगे उनको हम अपने प्रॉफिट में से फ्यूचर में डिविडेंड देंगे। डिविडेंड पेड ऑन शेयर, हम डिविडेंड पे करेंगे शेयर होल्डर को। डिविडेंड में चाहे वो हम नॉर्मल डिविडेंड पे करें या इंटरिम डिविडेंड पे करें, इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा हो या डिविडेंड पेड लिखा हो, तो वो दोनों तरीके का डिविडेंड हम पे करेंगे। यानी इस ट्रांजेक्शन का ये जो मेन ट्रांजेक्शन है, ये जो मदर ट्रांजेक्शन है, इसका पहला चाइल्ड क्या हो गया? डिविडेंड पेड ऑन शेयर। ठीक है, डिविडेंड पेड ऑन शेयर। अब हम इसके दूसरे चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। इस पहली मदर का दूसरा चाइल्ड कौन सा है? दूसरा चाइल्ड कौन सा है? अगर हम मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो कभी ना कभी जाके उन शेयर को हम रिडीम भी करेंगे। जो इक्विटी शेयर होते हैं वो इरिडीमेबल होते हैं। इक्विटी शेयर को हम कभी रिडीम नहीं करते कंपनी की लाइफ टाइम में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को हम कंडीशनली जो है एक फिक्स पीरियड के बाद रिडीम कर देते हैं। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी जब हम प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिडीम कर देंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी एक चाइल्ड एक्टिविटी है, क्योंकि इस एक्टिविटी का जन्म इस ट्रांजैक्शन से हुआ है। अगर हम शेयर इशू नहीं करते प्रेफरेंस शेयर तो उसको रिडीम भी नहीं करते। तो हम रिडीम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। प्रेफरेंस शेयर इशू करने की वजह से ही हमें रिडीम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये चाइल्ड एक्टिविटी हो गई और ये आपकी मेन एक्टिविटी होगी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। अब पहली मदर का जो थर्ड चाइल्ड होता है वो कौन सा होता है? थर्ड चाइल्ड कौन सा है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कंपनी जो है शेयर को प्रीमियम पर रिडीम करती है। यानी कंपनी ने मान लीजिएगा 1,00,000 रुपए के शेयर इशू किए हैं, यानी 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये के हिसाब से 1,00,000 रुपए के शेयर इशू किए हैं और कंपनी ने बोला है कि वो उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम करेगी। तो कितना रिडीम करेगी? 1,10,000। तो 10,000 कंपनी प्रीमियम दे रही है रिडेम्पशन पे। तो ये जो प्रीमियम है ये भी एक चाइल्ड एक्टिविटी है, बिकॉज ये जो एक्टिविटी है ये इस एक्टिविटी की वजह से जो है एराइज हो रही है, यानी इसका बर्थ इस एक्टिविटी से हो रहा है। ये इसकी मदर एक्टिविटी है और इसी एक्टिविटी की वजह से हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तभी तो हम उसको रिडीम करते वक्त उस पर प्रीमियम दे रहे हैं। अगर मान लो हमने प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए होते तो हम रिडेम्पशन पे प्रीमियम भी नहीं देने की नौबत नहीं आती। तो इसका मतलब इस बच्चे का जन्म क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द मेन और द मदर ट्रांजेक्शन, दिस मदर ट्रांजेक्शन। अब ये तीसरा बच्चा हो गया। इसके बाद इसका एक चौथा बच्चा होता है। फोर्थ जो चाइल्ड है वो कौन सा होगा? जो फोर्थ चाइल्ड है वो देखिए, फोर्थ जो चाइल्ड होगा फर्स्ट मदर का, चाइल्ड नंबर 4, वो कौन सा होगा? वो है पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है। और अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर
राइटिंग कमीशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि जब कंपनी मार्केट में नए शेयर इशू करती है तो उन शेयर को इशू करने के लिए उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। उसको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, उनको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, टीवी में ऐड देनी पड़ती है, ट्रेड जर्नल में ऐड देनी पड़ती है। इसके अलावा उनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये सारे खर्चे इनको करने पड़ते हैं। इनको बोलते हैं पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस। अगर कंपनी शेयर इशू करेगी तभी तो ये एक्सपेंसेस करेगी। तो इसका मतलब इस चाइल्ड का जन्म क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस मदर ट्रांजेक्शन, शेयर इशू एक्सपेंसेस। इसके अलावा कंपनी को अंडर राइटिंग कमीशन देनी पड़ती है अंडर राइटर्स को। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर बेचने का ठेका लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं। यानी अगर मान लो एक कंपनी अंडर राइटर को जिम्मेवारी देती है कि हमारे 10 लाख शेयर आपने मार्केट में बेचने हैं, 10 रुपये के हिसाब से हमें 1 करोड़ रुपये के शेयर मार्केट में बिकवाने हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू सेल इट इन द मार्केट स्ट्रेट अवे। इन शेयर को बेचने के लिए उनको अंडर राइटर्स की या ब्रोकर्स की मदद लेनी पड़ती है और बदले में उनको कमीशन देनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये कमीशन में क्यों देनी पड़ रही है? अंडर राइटिंग कमीशन इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि हमने शेयर इशू किए, यानी ये मदर ट्रांजैक्शन है, ये मेन कॉज है जिसकी वजह से इस ट्रांजैक्शन का जन्म हुआ। हमें अंडर राइटिंग कमीशन देने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर हम ये शेयर इशू नहीं करते। तो ये भी एक चाइल्ड एक्टिविटी है जो इस मेन ट्रांजैक्शन से या इस मदर ट्रांजैक्शन से जिस एक्टिविटी का जन्म हुआ है। इसके बाद इसका एक आखिरी चाइल्ड होता है, उसको बोलते हैं चाइल्ड नंबर 5। फर्स्ट का चाइल्ड नंबर 5 कौन सा है? वो है बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर कंपनी जब करती है तो वो आमतौर पे उसी प्राइस पे मार्केट में शेयर होल्डर से अपने शेयर वापस परचेज कर लेती है जिस प्राइस पे उन्होंने उनको बेचा होता है। और एमरजेंसी की सिचुएशन में तो कभी कभी कंपनी अपने खुद के शेयर ही प्रीमियम पे परचेज भी कर सकती है। तो इसका मतलब ये होता है कि बायबैक ऑफ शेयर एक एबनॉर्मल कंडीशन है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और ये जो है बायबैक ऑफ शेयर जो है ये भी एक चाइल्ड एक्टिविटी है। ये चाइल्ड एक्टिविटी इशू ऑफ शेयर की वजह से होती है। जब कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा शेयर इशू कर देती है मार्केट में, तो जो एक्सेस शेयर कंपनी ने मार्केट में गलती से इशू कर दिए वो बायबैक कर लेती है ताकि वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल को मेंटेन कर सके, ठीक है। ना ओवर कैपिटलाइजेशन हो ना अंडर कैपिटलाइजेशन हो। ओवर कैपिटलाइजेशन भी बुरा है, अंडर कैपिटलाइजेशन भी बुरा है। कैपिटलाइजेशन जो है ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी अगर बिजनेस को चलाने के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है तो 10 लाख ही इन्वेस्ट करने चाहिए, 9 लाख कम नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए, ना ही ज़्यादा इन्वेस्ट करने चाहिए। तो बायबैक ऑफ शेयर एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो ये सारी की सारी चाइल्ड एक्टिविटी हैं जिसका जन्म इस मेन मदर एक्टिविटी से हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। इस एक्टिविटी को याद कर लीजिएगा तो आपको इनके बच्चे आराम से याद हो जाएंगे। मम्मी याद है तो 5 बच्चे अपने आप याद हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि जो पहली मदर है उसके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो अब हम चलेंगे दूसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरी मदर एक्टिविटी के बारे में, दूसरी मेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में, जो कि है इशू ऑफ डिवेंचर। अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक कंपनी मार्केट में नए डिबेंचर इशू कर सकती है। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट टेकन बाय कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। डिबेंचर जो है एक तरीके का लोन होता है जो कंपनी पब्लिक से लेती है। जब कंपनी मार्केट में डिबेंचर इशू करेगी तो इसकी कौन कौन सी चाइल्ड एक्टिविटी होगी? ये मेन एक्टिविटी है, ये मेन मदर एक्टिविटी है। इसकी कौन कौन सी चाइल्ड एक्टिविटी होगी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये मदर एक्टिविटी है। तो इसकी जो है, इसका जो पहला चाइल्ड क्या होगा? जब आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो सेकंड चाइल्ड का जो पहला, सेकंड मदर का जो पहला चाइल्ड है वो क्या है? वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है कि डिबेंचर एक तरीके का लोन है। अगर कंपनी ने लोन लिया है तो कभी ना कभी उस लोन को लौटाना भी पड़ेगा, चाहे वो 5 साल में लौटाए या 10 साल में लौटाए। ये पहले से ही डिबेंचर
के अंदर जो है टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि कंपनी डिबेंचर का लोन कितने टाइम के बाद लौटाएगी, इंस्टॉलमेंट में लौटाएगी कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद लौटाएगी, लमसम में लौटाएगी या इंस्टॉलमेंट में लौटाएगी। तो कंपनी को ये पैसा जो है डिबेंचर का रिडीम करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है, क्योंकि एक लोन है, इट इज़ ए टाइप ऑफ लोन। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक चाइल्ड एक्टिविटी है। अगर मान लो हमने डिबेंचर इशू किए हैं तभी तो रिडीम करने पड़ रहे हैं, अगर हम मान लो इशू ही नहीं करते तो रिडीम कहाँ से करते? तो इसका मतलब इस चाइल्ड का जन्म इस मदर से हुआ है। इस मदर का जो दूसरा चाइल्ड होता है, ठीक है, सेकंड मदर का जो दूसरा चाइल्ड है वो कौन सा है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। इसका मतलब होता है कि कंपनी जब मार्केट में डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर को उसको हर महीने इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आम तौर पे कंपनी डिबेंचर होल्डर को क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करती है या हाफ ईयरली या एक साल के बाद इकट्ठा इंटरेस्ट पे करती है, लेकिन आमतौर पे इंटरेस्ट जो है नॉर्मली जो है सबसे ज़्यादा क्वार्टरली ही पे किया जाता है। तो क्योंकि ये लोन है तो इस लोन पे कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर मान लो लिखा हुआ है 10% डिबेंचर, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी हर साल डिबेंचर होल्डर को 10% इंटरेस्ट पे करेगी। अगर लिखा हुआ है 11% डिबेंचर तो 11% हर साल इंटरेस्ट पे करेगी। अगर लिखा हुआ है 16% डिबेंचर तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को हर साल 16% का ब्याज पे करेगी। ये डिबेंचर का नाम होता है। 10% डिबेंचर, 11% डिबेंचर, इसका मतलब होता है कि जो डिबेंचर है कंपनी उस पर कितना ब्याज देगी, 10% देगी, 16 या 11% देगी। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ये भी एक चाइल्ड एक्टिविटी है। इस चाइल्ड का जन्म क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस मदर ट्रांजेक्शन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मदर ट्रांजेक्शन। अब इसी ट्रांजेक्शन के कॉन्सिक्वेंटली, इसी मदर ट्रांजेक्शन के कॉन्सिक्वेंटली एक और चाइल्ड का जन्म होता है। वो तीसरा चाइल्ड कौन सा है इस ट्रांजेक्शन का? वो है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब कभी कभी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो उसमें कंडीशन में पहले से मेंशन कर देती है कि जब कंपनी डिबेंचर रिडीम करेगी तो उसको प्रीमियम पे रिडीम करेगी। अगर मान लो कंपनी ने 20 लाख रुपए के डिबेंचर पब्लिक को इशू किए हैं तो और बोल दिया कि रिडीम करेगी 10 साल के बाद 20% प्रीमियम पे, तो वो जो 20 लाख के जो डिबेंचर कंपनी ने इशू किए हैं तो उसका 20% 4 लाख हो गया। तो यानी कंपनी 10 साल के बाद डिबेंचर होल्डर को 20 लाख रुपए लौटाएगी, 4 लाख रुपए का प्रीमियम भी देगी साथ में। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर, कंपनी ये प्रीमियम क्यों पे कर रही है? क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं। अगर डिबेंचर इशू ही नहीं किए होते तो कंपनी को प्रीमियम ऑन डिबेंचर, रिडेम्पशन और डिबेंचर भी पे करने की नौबत नहीं आती। तो इसका मतलब इस चाइल्ड का जन्म भी इस मदर एक्टिविटी से हुआ है। मम्मी को याद कर लो तो बच्चे अपने आप याद हो जाते हैं। तो जो दूसरी मम्मी है उसके कितने बच्चे हो गए? उसके 3 बच्चे हो गए। सेकंड मदर के कितने चाइल्ड हो गए? 3 चाइल्ड हो गए। तो इसका मतलब आपको मम्मियों को याद रखना है, बच्चे अपने आप याद हो जाएंगे। अगला जो मेन सोर्स होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का वो होता है बैंक लोन। यानी कंपनी अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक से लोन ले सकती है। बैंक से जो लोन लेती है कंपनी वो बेसिकली 3 प्रकार का लोन लेती है। एक लॉन्ग टर्म लोन जिसको हम लॉन्ग टर्म बोरिंग कहते हैं, लॉन्ग टर्म लोन। दूसरा मीडियम टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन। और तीसरा शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। तो कंपनी जो है अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक से 3 तरह का लोन ले सकती है। लॉन्ग टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन ये फिक्स लायबिलिटी होती है, ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है। और शॉर्ट टर्म लोन ये करंट लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होते हैं जो कंपनी को 1 साल के अंदर रिटर्न करने होते हैं, इसीलिए ये करंट लायबिलिटी है। और लॉन्ग टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन ये लॉन्ग टर्म ये फिक्स लायबिलिटी होती है, ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है। मीडियम टर्म लोन कंपनी 1 साल से लेकर 10 साल के पीरियड के लिए लेती है और लॉन्ग टर्म लोन 10 साल से लेके 50 साल तक के पीरियड के लिए लेती है। तो ये जो लोन जब कंपनी लेती है मार्केट से, बैंक से जब लोन लेती है तो वो लोन जो है ये तीसरी मेन एक्टिविटी है फाइनेंस को अरेंज करने की, ठीक है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ए कंपनी। तो देखिए इस मदर
एक्टिविटी की वजह से किन किन चाइल्ड का आगे जन्म होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जब कंपनी लोन लेगी तो इसकी थर्ड मदर का जो पहला बच्चा होगा वो क्या होगा, वो होगा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करेगी लोन पे, चाहे वो लोन लॉन्ग टर्म लोन हो या वो लोन शॉर्ट टर्म लोन हो, तो कंपनी इस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी। ये पहला चाइल्ड है और इस चाइल्ड का जन्म इस मदर एक्टिविटी की वजह से हुआ है। बैंक से लोन लिया है तभी तो हमें इसे ब्याज देना पड़ रहा है, अगर हम बैंक से लोन ही नहीं लेते तो ब्याज भी देना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब तीसरी मम्मी का जो पहला बच्चा है वो ये है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। अब तीसरी मम्मी का जो दूसरा बच्चा है वो क्या है, जो हमने लोन लिया है बैंक से वो हमें कभी ना कभी वापस भी करना पड़ेगा, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी। रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक से जो लोन लिया है उसको हम वापस भी करेंगे, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो। लॉन्ग टर्म लोन हो या फिर वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा लोन होता है जो 1 साल के पीरियड के लिए लिया जाता है। शॉर्ट टर्म यानी ये करंट लायबिलिटी होती है, ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है। तो इसका मतलब जो हमारी तीसरी मदर है उसके कितने चाइल्ड हैं, केवल और केवल 2 ही चाइल्ड हैं, ठीक है। तीसरी मम्मी के 2 बच्चे हैं। अब हम आखिरी वाले सोर्स की तरफ चलते हैं। अब हम फोर्थ मदर एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, वो है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स भी एक तरीके का लोन ही होता है, यानी जो पैसा हम पब्लिक से लेते हैं, पब्लिक को हम इनवाइट करते हैं कि वो आए हमारी कंपनी में आके पैसा इन्वेस्ट करे, और वो कंपनी पब्लिक के साथ ये प्रॉमिस करती है, उनको ये वादा करती है कि हम इस डिपॉजिट्स पे आपको अच्छा इंटरेस्ट देंगे या इस पे आपको अच्छी रिटर्न देंगे। पब्लिक डिपॉजिट्स एक तरीके का एक ऐसा तरीका है जिससे अपनी फंड की रिक्वायरमेंट को एक कंपनी पूरा करती है, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो पब्लिक डिपॉजिट्स जो है ये मदर एक्टिविटी है, ये फोर्थ मदर एक्टिविटी है, और इस फोर्थ मदर एक्टिविटी के 2 ही चाइल्ड हैं। पहला चाइल्ड कौन सा है, यानी रीपेमेंट ऑफ पीडीज। अगर आप पीडीज इनवाइट कर रहे हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, तो कभी ना कभी इन पीडीज को आप रीपे भी करेंगे। वो पैसा जो पब्लिक से आपने लिया है कभी ना कभी उसको आप लौटाएंगे भी। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्यों हो रही है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से, ये इसकी मम्मी है तभी ये चाइल्ड एक्टिविटी का जन्म हुआ है। तो इसका मतलब चौथी मदर का जो पहला बच्चा है वो है रीपेमेंट ऑफ पीडीज, और दूसरा और आखिरी जो चाइल्ड है चौथी मदर का वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीडीज। हम जो है प्रॉमिस के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से हर महीने, हर हफ्ते या हर क्वार्टर के बाद या हाफ ईयरली या ईयरली पीरियोडिकली उनको इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने पब्लिक डिपॉजिट्स इनवाइट कर रखे हैं पब्लिक से। अगर हमने ये पीडीज इशू नहीं किए होते तो हमें इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब ये एक्टिविटी क्यों हो रही है, इस एक्टिविटी की वजह से हो रही है। ये मेन एक्टिविटी है, ये डिपेंडेंट एक्टिविटी है, ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है, ये सुबॉर्डिनेट एक्टिविटी है, ये मदर एक्टिविटी है, ये चाइल्ड एक्टिविटी है। अगर मम्मी नहीं होती तो बच्चे भी नहीं होते। बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं, बिकॉज मम्मी की वजह से। इसके बाद देखिए जो फोर्थ मदर है उसके कितने चाइल्ड हैं, उसके 2 ही चाइल्ड हैं। जो चौथी मम्मी है उसके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। तो इसका मतलब आप इस तरीके से ये एक्टिविटीज़ को याद कर सकते हैं कि पहली मदर के कितने बच्चे थे, 5, और जो दूसरी मदर के कितने बच्चे थे, 3, और जो तीसरी मदर थी उसके कितने बच्चे थे, तीसरी मदर के 2 बच्चे थे, और आखिरी जो चौथी मदर है उसके भी 2 बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप टोटल एक्टिविटी को इस तरीके से याद कर सकते हैं, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12 और 4। तो मदर एक्टिविटी टोटल 4 हो गई, और इसकी डिपेंडेंट एक्टिविटी या चाइल्ड एक्टिविटी 12 हो गई। तो टोटल 16 एक्टिविटी होती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी टोटल 16 होती हैं। तो इस तरीके से
आप एक्टिविटीज़ को याद रख सकते हैं। चलिए फाइनली हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कंक्लूड करते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मदर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी और प्रिंसिपल एक्टिविटी, और दूसरा चाइल्ड एक्टिविटी, डिपेंडेंट एक्टिविटी या सुबॉर्डिनेट एक्टिविटी। तो मदर एक्टिविटी जितनी भी होती हैं, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट्स, ये एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे मदर हमेशा पॉजिटिव होती हैं और चाइल्ड हमेशा नेगेटिव होते हैं। चाइल्ड एक्टिविटी सारी की सारी नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी कंपनी के अंदर कैश आ रहा है, उसको पॉजिटिव एक्टिविटी बोलते हैं। नेगेटिव एक्टिविटी मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी कंपनी से बाहर कैश जा रहा है। इशू ऑफ शेयर, जब हम शेयर इशू करेंगे तो हमारी कंपनी के अंदर कैश आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर, जब हम डिबेंचर इशू करेंगे, मार्केट में डिबेंचर को बेचेंगे तो हमारी कंपनी के अंदर कैश आएगा, तो ये एक्टिविटी पॉजिटिव एक्टिविटी हो गई। तीसरा, बैंक से हम लोन लेंगे तो हमारी कंपनी के अंदर कैश आएगा, तो ये एक्टिविटी भी पॉजिटिव एक्टिविटी होगी। पब्लिक डिपॉजिट्स मीन्स जब हम पब्लिक से पैसा डिपॉजिट्स लेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो ये एक्टिविटी भी पॉजिटिव एक्टिविटी होगी। अब इन मदर एक्टिविटी की जितने भी चाइल्ड होते हैं सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। जब आप डिविडेंड पे करोगे तो पैसा जाएगा, नेगेटिव एक्टिविटी। जब आप डिवेंचर को रिडीम करोगे, जब आप शेयर को रिडीम करोगे तो पैसा जाएगा, नेगेटिव एक्टिविटी। प्रीमियम पे करेंगे आप प्रेफरेंस शेयर पे के रिडेम्पशन पे तो पैसा जाएगा, नेगेटिव एक्टिविटी। जब आप इंटरेस्ट पे करोगे डिवेंचर पे तो पैसा जाएगा, नेगेटिव एक्टिविटी। उसके बाद जब आप डिवेंचर को रिडीम करोगे तो कंपनी से बाहर जाएगा पैसा, तो ये भी नेगेटिव एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पे करेंगे लोन पे, सिमिलरली हम रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा। और इंटरेस्ट पेड ऑन पीडीज, जब हम पीडीज पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो ये भी नेगेटिव एक्टिविटी है। और रीपेमेंट करेंगे जब हम पीडीज की तो भी हमारी कंपनी से पैसा बाहर जाएगा, तो ये भी नेगेटिव एक्टिविटी है। तो अगर मदर पॉजिटिव होती हैं तो चाइल्ड हमेशा नेगेटिव होते हैं, अगर मदर नेगेटिव होती हैं तो चाइल्ड हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसा कि आपने पहले जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि मदर वहाँ पर नेगेटिव थी, चाइल्ड सारे के सारे पॉजिटिव थे। तो ये एक याद करने का तरीका है। नेगेटिव एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनसे हमारी कंपनी से कैश बाहर जाता है, और पॉजिटिव एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिन एक्टिविटी से हमारी कंपनी के अंदर पैसा आता है। यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो मेन मदर एक्टिविटी है चार, सारी की सारी पॉजिटिव हैं, और इनके जितनी भी चाइल्ड एक्टिविटी हैं सारी की सारी नेगेटिव हैं। और टोटल ये एक्टिविटी जब आप काउंट करेंगे तो ये आएगी 16, जिसमें कि 4 मेन एक्टिविटी हैं, मदर एक्टिविटी हैं, और 12 उसकी डिपेंडेंट एक्टिविटी हैं या चाइल्ड एक्टिविटी हैं।